तो गाइस, पिछली बार हमने प्लूटो की बेसिक कहानी जानी थी कि ये कैसे बना, इसे प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बनाया गया और न्यू होराइजन्स ने वहां जाकर क्या देखा। मगर उस वीडियो में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा रह गया था, और वो सवाल ये है कि प्लूटो बना कैसे। आखिर इतने दूर, इतनी ठंडी, इतनी अंधेरी जगह पर यह प्लैनेट अस्तित्व में कैसे आया। और नासा ने पिछले कुछ सालों में ऐसी क्या क्या चीजें खोजी हैं जो हमें अब तक पता नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि क्या इंसान कभी प्लूटो तक पहुंच पाएगा। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि आज की कहानी पिछली कहानी से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो बैठ जाओ आराम से, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है और अंत में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी उस सवाल से जो सबसे बेसिक है, प्लूटो बना कैसे। देखो, ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए साइंटिस्ट आज भी इस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना कैसे था। आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले, यानी कि 460 करोड़ साल पहले, हमारे सूरज की जगह पर सिर्फ एक बहुत बड़ा सा गैस और धूल का बादल था। इसे हम सोलर नेब्यूला कहते हैं। अब इस बादल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। किसी पास के स्टार के फटने से जो वाइब्रेशन पैदा हुई, उसने इस पूरे बादल को हिला दिया। और फिर क्या हुआ, इस बादल के अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे ग्रेविटी की वजह से। धीरे धीरे ये बादल एक बड़े गोले में तब्दील होने लगा। बीच में जो सबसे ज्यादा मास था वो सूरज बना, और बाकी बचे हुए पार्टिकल्स एक डिस्क की शेप में सूरज के अराउंड घूमने लगे। अब इसी डिस्क में से धीरे धीरे प्लैनेट्स, मून्स और बाकी सारी चीजें बनने लगीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो प्लैनेट सूरज के पास बने, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, वो ज्यादातर रॉकी और सॉलिड हैं। और जो प्लैनेट सूरज से दूर बने, जैसे जुपिटर और सैटर्न, वो ज्यादातर गैस से बने हैं। लेकिन जब हम और भी दूर जाते हैं, यानी सोलर सिस्टम के एकदम बाहरी किनारे पर, तो वहाँ एक अजीब सी दुनिया है जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये कुइपर बेल्ट एक ऐसी जगह है जहां पर अरबों की संख्या में बर्फ और पत्थरों से बने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और इन्हीं में से एक है हमारा प्लूटो। प्लूटो को इसीलिए कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि प्लूटो इतना छोटा क्यों रहा। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत बड़े हो गए, प्लूटो ने इतने छोटे रहने का ठेका क्यों लिया हुआ है। और यहीं से शुरू होती है प्लूटो की असली मिस्ट्री। देखो, जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब सूरज से पास वाले इलाके में बहुत ज्यादा मटेरियल था, इसीलिए वहां के प्लैनेट्स बहुत बड़े हो गए। लेकिन कुइपर बेल्ट का इलाका जहां प्लूटो है, यहां पर मटेरियल बहुत कम था, इसलिए प्लूटो कभी बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन ये तो बस एक हिस्सा है जवाब का। असली ट्विस्ट ये है कि कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि प्लूटो शायद इतनी दूर पहले था ही नहीं, यानी कि प्लूटो ओरिजिनली कुछ और करीब बना था, और फिर किसी बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी, शायद नेपट्यून की ग्रेविटी ने उसे धक्का दे दिया और वो कुइपर बेल्ट में जा बसा। ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब प्लूटो की जिंदगी शुरुआत से ही बहुत मुश्किल रही है। पहले तो उसे ब्रह्मांड ने धक्का मार के बाहर किया, और फिर इंसानों ने उसे प्लैनेट की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल आता है। प्लूटो और उसके सबसे बड़े मून कैरॉन का साइज और मास इतना मिलता जुलता है कि कुछ साइंटिस्ट इन दोनों को एक बाइनरी सिस्टम कहते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, जैसे दो दोस्त हाथ पकड़कर घूम रहे हों। और ये बाइनरी सिस्टम कैसे बना? इसके लिए सबसे पॉपुलर थियरी ये है कि बहुत पहले एक बड़े ऑब्जेक्ट ने प्लूटो से टक्कर ली थी। उस टक्कर से जो मटेरियल बाहर उड़ा, उसी से कैरॉन बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा चांद बना था जब किसी ने पृथ्वी से टक्कर ली थी। सो ये है प्लूटो की फॉर्मेशन की कहानी। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के किनारे पर बैठा है, जो धक्का खाकर वहां पहुंचा, जिसने टक्कर खाई और अपना एक साथी बना लिया, और जो आज भी अपनी कहानी हमें सुना रहा है। लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए हमें पहले वहां जाना पड़ा, और वो सफर अपने आप में एक कहानी है। साल 2006 ये वो साल था जब दो बहुत बड़ी घटनाएं एक साथ हुईं। पहली घटना थी कि नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था न्यू होराइजन्स, और दूसरी घटना थी कि उसी साल प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। जरा सोचो, एक तरफ हम प्लूटो की तरफ अपना सबसे बड़ा मिशन भेज रहे थे, और दूसरी तरफ हम उसे प्लैनेट कहना भी बंद कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे तुम किसी के घर जाने के लिए निकलो और रास्ते में फैसला कर लो कि अब उसे दोस्त नहीं मानते। लेकिन न्यू होराइजन्स मिशन रुका नहीं, वो चलता रहा 9 साल तक।
अरबों किलोमीटर का सफर करते करते। और फिर 14 जुलाई 2015 को वो दिन आया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा और उस गुजरते वक्त में उसने जो तस्वीरें खींची और जो डेटा इकट्ठा किया, उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को चौंका दिया, क्योंकि जो प्लूटो हम सोच रहे थे वो प्लूटो बिल्कुल वैसा नहीं था। अब आते हैं उन नासा डिस्कवरीज पर जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो दिल। हाँ, तुमने सही सुना, दिल। प्लूटो की सतह पर एक बहुत बड़ा हार्ट शेप का इलाका है जिसे हम टॉम्बो रीजन कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरे टेक्सास स्टेट की 2 कॉपियां समा जाएं और ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन सिर्फ पानी की बर्फ नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन की बर्फ है, मीथेन की बर्फ है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ है। यानी कि ये एक बहुत अलग किस्म का ग्लेशियर है जो हमारी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि इस हार्ट के बाईं तरफ जो हिस्सा है, जिसे स्पुतनिक प्लैनिशिया कहते हैं, वहां की सतह एकदम चिकनी है। मतलब वहां कोई क्रेटर नहीं है। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब भी कोई सतह पुरानी होती है तो उस पर उल्का पिंडों की टक्करों से क्रेटर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई क्रेटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सतह बहुत नई है। यानी कि प्लूटो पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इस सतह को बार बार नया बना देता है, कुछ ऐसी प्रोसेस जो इसे रिफ्रेश करती रहती है। और साइंटिस्टों का मानना है कि ये नाइट्रोजन की बर्फ का एक खास साइकिल है। प्लूटो पर नाइट्रोजन की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, फिर वाष्प बनती है, फिर से जम जाती है, और यही साइकिल इस सतह को लगातार नया बनाती रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पृथ्वी पर पानी का साइकिल होता है, बस यहाँ पानी की जगह नाइट्रोजन है। अब दूसरी बड़ी डिस्कवरी थी प्लूटो के पहाड़। जब न्यू होराइजन्स ने तस्वीरें भेजी तो उनमें दिखे 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पहाड़। इतने बड़े पहाड़ कि हिमालय के कई पहाड़ इनसे छोटे हैं। और ये पहाड़ बर्फ के नहीं बल्कि पानी की बर्फ के बने हुए हैं। यानी कि -230 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर प्लूटो पर पानी की बर्फ इतनी कठोर हो जाती है कि वो पत्थर की तरह काम करती है और उससे पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन इन पहाड़ों का होना भी एक बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि पहाड़ बनने के लिए ग्रह के अंदर से कोई एनर्जी आनी चाहिए। जैसे पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और पहाड़ बनाती हैं। लेकिन प्लूटो इतना छोटा है, इतना ठंडा है कि उसके अंदर से एनर्जी कहां से आई? ये सवाल आज भी पूरी तरह अनसुलझा है। तीसरी डिस्कवरी थी प्लूटो का एटमॉस्फेयर। हाँ, प्लूटो के पास एक एटमॉस्फेयर है, बहुत पतला, बहुत हल्का, लेकिन है। और ये एटमॉस्फेयर मुख्यतः नाइट्रोजन से बना है, थोड़ा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर की एक बहुत खास बात है, ये एटमॉस्फेयर धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ता जा रहा है। सूरज से आने वाली सोलर विंड इसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। और इसका मतलब ये है कि लाखों सालों में प्लूटो का एटमॉस्फेयर और भी पतला हो जाएगा, शायद एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाए। ये एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि प्लूटो धीरे धीरे बदल रहा है। चौथी और बहुत ही चौंकाने वाली डिस्कवरी थी प्लूटो का रंग। प्लूटो का रंग लाल भूरा है। और ये रंग कहां से आया? ये रंग आया थोलिन्स से। थोलिन्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो तब बनते हैं जब मीथेन और नाइट्रोजन पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं। और ये थोलिन्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी माने जाते हैं। यानी कि प्लूटो की सतह पर वो केमिकल्स मौजूद हैं जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और पांचवी डिस्कवरी थी कैरन पर। याद है, कैरन प्लूटो का सबसे बड़ा मून है। न्यू होराइजन्स ने जब कैरन की तस्वीरें भेजी तो वहां एक बहुत बड़ा लाल धब्बा दिखा उत्तरी ध्रुव पर। इसे मॉर्डोर मैक्यूला कहा गया। और ये लाल रंग कहां से आया? साइंटिस्टों का मानना है कि जब प्लूटो का एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में उड़ता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स कैरन पर जाकर जम जाते हैं और ये पार्टिकल्स वहां जाकर थोलिन्स बनाते हैं जिससे वो लाल रंग आता है। मतलब ये कि प्लूटो और कैरन एक ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे पर असर डालते हैं, एक दूसरे को बदलते हैं। लेकिन ये सारी डिस्कवरीज होने के बाद भी प्लूटो के बारे में कई सवाल ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। और यही वो हिस्सा है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। पहला अनसुलझा सवाल ये है कि प्लूटो के अंदर क्या है। देखो, प्लूटो इतना छोटा है और इतनी दूर है कि हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि उसके अंदर क्या है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा है। उनका कहना है कि प्लूटो की सतह के नीचे, बर्फ की मोटी परत के नीचे एक लिक्विड वाटर का ओशन हो सकता है। और ये दावा सुनकर पहले तो यकीन नहीं होता क्योंकि प्लूटो पर टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इतने ठंडे तापमान पर पानी तो पत्थर की तरह जम जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प फिजिक्स काम करता है।
जब पानी जमता है तो वो फैलता है, यानी बर्फ पानी से ज्यादा जगह घेरती है। और जब इतनी मोटी बर्फ की परत होती है तो उसका दबाव नीचे के पानी पर पड़ता है और इतने दबाव में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाता है। इसके अलावा प्लूटो के रेडियो एक्टिव कोर से भी थोड़ी हीट निकलती है और इन दोनों चीजों को मिलाकर कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि प्लूटो की सतह के नीचे एक लिक्विड ओशन हो सकता है। और अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां भी लिक्विड वाटर होता है वहां जीवन की संभावना होती है, कम से कम माइक्रोबियल लेवल पर। दूसरा अनसुलझा सवाल है कि प्लूटो के पहाड़ कैसे बने। हम पहले बात कर चुके हैं कि प्लूटो पर 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन ये पहाड़ बनाने के लिए जो इंटरनल हीट चाहिए वो कहां से आई। प्लूटो के रेडियो एक्टिव कोर से कुछ हीट तो आती है, लेकिन क्या ये काफी है? ये सवाल अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। तीसरा अनसुलझा सवाल है कि प्लूटो का ऑर्बिट इतना अजीब क्यों है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी सभी प्लैनेट से बिल्कुल अलग है। बाकी सभी प्लैनेट्स लगभग एक ही लेवल पर सूरज के अराउंड घूमते हैं, जैसे एक थाली में रखे बॉल्स, लेकिन प्लूटो का ऑर्बिट टिल्टेड है, झुका हुआ है, और ये इतना एलिप्टिकल है कि कभी कभी प्लूटो नेपट्यून से भी सूरज के ज्यादा करीब आ जाता है। यानी कभी कभी नेपट्यून 8वां प्लैनेट होता है और प्लूटो 9वां, और कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। ये ऑर्बिट इतना अजीब क्यों है? क्या सच में नेपट्यून की ग्रेविटी ने इसे यहाँ धकेला था या कोई और कारण है? ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। चौथा अनसुलझा सवाल है कि प्लूटो के बाकी 4 छोटे मून्स स्टिक्स, निक्स, कैरबेरोस और हाइड्रा कैसे बने। हमने पहले बात की कि कैरन एक बड़ी टक्कर से बना था, लेकिन ये 4 छोटे मून्स, क्या ये भी उसी टक्कर से बने या किसी और तरीके से? उनके ऑर्बिट बहुत ही अनियमित हैं और वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें यूं ही फेंक दिया हो। ये एक ऐसी पहेली है जिसे अभी सुलझाना बाकी है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हमें शायद जल्द ही मिलेगा। नासा का अगला प्लूटो मिशन। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पास से बस एक बार गुजरते हुए तस्वीरें ली। वो वहां रुका नहीं और इसीलिए हमारे पास जो डेटा है वो बहुत लिमिटेड है। ये ऐसा था जैसे तुम किसी शहर को देखने गए हो, लेकिन बस ट्रेन की खिड़की से एक झलक देखकर आगे बढ़ गए। असली समझ तभी आएगी जब हम वहां एक ऑर्बिटर भेजें, यानी एक स्पेसक्राफ्ट जो प्लूटो के अराउंड चक्कर लगाए और उसे महीनों या सालों तक स्टडी करे। और नासा इसी पर काम कर रहा है। वैज्ञानिकों ने प्लूटो ऑर्बिटर मिशन का एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस मिशन में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा जो प्लूटो के अराउंड ऑर्बिट में जाएगा। वो प्लूटो की पूरी सतह को मैप करेगा, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि प्लूटो की सतह के नीचे सच में कोई लिक्विड ओशन है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। प्लूटो इतनी दूर है कि वहाँ तक पहुँचने में ही सालों लग जाते हैं। न्यू होराइजन्स को 9 साल लगे थे और वो अब तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट था। अगर हम एक ऑर्बिटर भेजते हैं जिसे प्लूटो की ग्रेविटी में एंटर करना है, तो उसे और भी धीमा होना पड़ेगा, और धीमा होने के लिए फ्यूल चाहिए, और जितना ज़्यादा फ्यूल उतना ज़्यादा वजन, उतनी ज़्यादा मुश्किल। इसीलिए साइंटिस्ट अभी नई तकनीकें खोज रहे हैं। एक आइडिया है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का, जिसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को धीरे धीरे एक्सेलरेट किया जाए। दूसरा आइडिया है एरो ब्रेकिंग का, जिसमें प्लूटो के पतले एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जाए। लेकिन इन सब के लिए समय और पैसा दोनों चाहिए, और अभी तक नासा ने इस मिशन को ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया है। लेकिन साइंटिस्टों की एक बड़ी टीम इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में ये मिशन हकीकत बन सकता है। और जब ये मिशन होगा तब हमें प्लूटो के बारे में वो सारे जवाब मिलेंगे जो अभी मिस हैं। तब हम जानेंगे कि उसके अंदर क्या है, कि क्या वहाँ सच में कोई ओशन है, कि उसके पहाड़ कैसे बने, और शायद हम उस सवाल का जवाब भी पाएंगे जो सबसे बड़ा है। और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान प्लूटो पर सर्वाइव कर सकता है। ये सवाल सुनने में जितना काल्पनिक लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इंसान मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, चांद पर वापस जाने की तैयारी कर रहा है, और एक दिन हम और भी दूर जाएंगे। तो प्लूटो पर इंसान का सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा ये समझना जरूरी है। तो चलो इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। प्लूटो पर पहली सबसे बड़ी चुनौती है टेम्परेचर। प्लूटो पर एवरेज टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस है। इसकी तुलना करो, पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर अंटार्कटिका में -89 डिग्री सेल्सियस था, और वहां कुछ मिनट से ज्यादा रहना जानलेवा है। तो -225 डिग्री सेल्सियस पर बिना सुरक्षा के 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। इसीलिए प्लूटो पर रहने के लिए बेहद एडवांस्ड स्पेस सूट चाहिए होगा जो शरीर को गर्म रखे। और ये सिर्फ हीटिंग की बात नहीं है, इतने ठंडे टेम्परेचर पर ज्यादातर मटेरियल्स भी बदल जाते हैं, धातुएं कमजोर हो जाती हैं, रबर टूट जाता है। इसीलिए स्पेस सूट के लिए ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो इतने एक्सट्रीम ठंड में भी काम करें। दूसरी बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन। प्लूटो पर एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है।
वहाँ नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए इंसान को अपनी ऑक्सीजन खुद साथ लेकर जानी होगी। तीसरी बड़ी चुनौती है ग्रेविटी। प्लूटो की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का सिर्फ 6% है। यानी अगर पृथ्वी पर तुम्हारा वजन 60 किलोग्राम है तो प्लूटो पर तुम्हारा वजन सिर्फ 3.6 किलोग्राम होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इतनी कम ग्रेविटी में लंबे समय तक रहना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। चौथी चुनौती है रेडिएशन। प्लूटो पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो सोलर रेडिएशन से बचाए, और अंतरिक्ष में कॉस्मिक रेज भी होती हैं। इन सब से बचाव के लिए बहुत मोटे और एडवांस सुरक्षा की जरूरत होगी। पांचवी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है सूरज से दूरी। प्लूटो सूरज से इतना दूर है कि वहां सोलर एनर्जी बहुत कम पहुंचती है। पृथ्वी पर जितनी सोलर एनर्जी आती है उसका सिर्फ 1/1000वां हिस्सा प्लूटो तक पहुंचता है। इसलिए सोलर पैनल से एनर्जी पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। फिर एनर्जी कहां से लाएंगे? एक जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट खुद न्यूक्लियर पावर से चलता था, तो एक प्लूटो बेस भी न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर ले सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो क्या इंसान प्लूटो पर सर्वाइव कर सकता है? टेक्निकली हाँ, अगर हमारे पास सही टेक्नोलॉजी हो। अगर हम वहाँ एक अंडरग्राउंड बेस बनाएं जो बाहरी ठंड और रेडिएशन से बचाए, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी हो, जिसमें ऑक्सीजन और खाने का इंतजाम हो, तो इंसान वहाँ रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। प्रैक्टिकली आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और वहाँ जाने में ही इतना समय लग जाता है कि अभी एक बहुत दूर का सपना है। लेकिन सोचो, 100 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पर जाएगा। 200 साल पहले हवाई जहाज का कोई अंदाजा भी नहीं था, और 500 साल पहले पृथ्वी गोल है ये भी कम लोगों को पता था। इंसान की खासियत यही है कि वो असंभव को संभव बनाता है, और प्लूटो जो आज इतनी दूर और इतना रहस्यमय लगता है, शायद एक दिन हमारे लिए एक नया ठिकाना बन जाए। और इसीलिए प्लूटो की ये कहानी सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट की कहानी नहीं है, ये उस इंसानी जिज्ञासा की कहानी है जो अरबों किलोमीटर दूर भी पहुंचने की हिम्मत रखती है। ये उस साइंस की कहानी है जो हमें बताती है कि हम जितना ज्यादा खोजते हैं उतने ज्यादा सवाल पैदा होते हैं, और यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। प्लूटो ने हमें सिखाया कि साइज से बड़ाई नहीं होती। एक छोटा सा ड्वार्फ प्लैनेट जिसे हमने प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया, उसने हमें ब्रह्मांड के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाई कि हम हैरान रह गए। और जब अगली बार तुम रात को आसमान की तरफ देखो तो याद करना कि उस अंधेरे में बहुत दूर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बैठा है जो हमारे सवालों का इंतजार कर रहा है, जो हमारे मिशन का इंतजार कर रहा है, और जो शायद एक दिन हमारे कदमों का भी इंतजार करेगा। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।